हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देखें यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग पर भी ये तमाम स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित 1 अरब 40 हजार साल पुराने फॉसिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया? और इसी के साथ भारत में वर्ल्ड हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट की संख्या बढ़कर अब हो गई है 63। तो 3D मैप के जरिए बताएंगे और पूरी लिस्ट भी देंगे आपको। किस देश में स्थित तो ज्वालामुखी लोबोटोबी लाकी लाकी वो फिर से फट गया और ऐसा फटा है कि पूरी दुनिया जो है चकित है, क्योंकि उसकी राख आसमान में 11 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गई है। ये भी 3D मैप के जरिए बताएंगे। डिफेंस मिनिस्टर किस देश में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं और वहां पर पिछले 7 साल से कोई भी मंत्री भारतीय नहीं गया था? भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में यूपी में टाइगर लॉ क्लॉ टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ है? अ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इंडेक्स है, अ, वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक, तो उसमें भारत की रैंक क्या है 2025 में? किस राज्य सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने की जगह तीसरी भाषा में पढ़ाने के लिए संशोधित आदेश जारी किया है? एक और इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस का जो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है 2025 का, तो उसमें कौन से ऐसे 5 देश हैं जहां पर भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की गई है? इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने यानी 1 अरब 40 हजार साल पुराने फॉसिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज में जो टेंटेटिव लिस्ट है यानी अस्थायी लिस्ट है उसमें शामिल किया है। तो किस राज्य और उसके जिले में स्थित है, कहाँ पर है? महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहीं पर ये स्थित है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये लेटेस्ट अपडेट है और ये यूनेस्को की जो वेबसाइट है उसमें। अब टोटल संख्या हो गई है 63 और ये देख रहे हैं फॉसिल पार्क जो है सोनभद्र का, वो ये शामिल हो गया है इसमें। तो फॉसिल क्या होता है? फॉसिल फॉसिल हिंदी में जीवाश्म कहेंगे। तो ये पौधे और जानवरों का जो प्राचीन अवशेष होता है ना, जो चट्टान में बदल जाता है, तो वही फॉसिल होता है। और ये आमतौर पर तब बनते हैं जब कोई जीव मर जाता है या पौधा मर जाता है और उसके तलछट पर यानी ऊपर कीचड़, रेत या राख जो पूरा ढक जाता है। तो ऐसे में वो कठोर चट्टान बन जाती है और उस जीव के या उस पौधे के अवशेष जो है ना वो पत्थर के रूप ले लेते हैं। तो ऐसा ही है ये फॉसिल, जो कि ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं सोनभद्र में। 1.4 बिलियन ईयर यानी 1 अरब 40 हजार साल पुराना जीवाश्म का समृद्ध भंडार है। और ये जो जीवाश्म का भंडार है जो बदल गया एक रॉक यानी पत्थर के रूप में, ये शैवाल और मेटोलाइट्स उसके जीवाश्म हैं। ओके, तो एक बार मैप के ज़रिए समझते हैं चीज़ों को और वहाँ दिखाते हैं आपको। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और उसमें ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इस जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये है क्या? सोनभद्र जिला। और सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है उसको कहते हैं रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, एक बार वहाँ भी चलते हैं। तो रॉबर्ट्सगंज से करीब 15 किलोमीटर दूर पर सलखन एक गाँव है। तो उसी के पास यहाँ पर स्थित है ये फॉसिल पार्क, ठीक है? जीवाश्म पार्क है। करीब 25 हेक्टेयर में फैला हुआ ये पार्क है और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके भीतर ये स्थित है। और इसको और थोड़ा ज़ूम करके बताते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पूरी पहाड़ी है और उसमें ये जो है ना वो फॉसिल इस पर जमे हुए हैं। इसकी विशेषता है ऊबड़-खाबड़ इलाका है, खड़ी ढलानें हैं, जो कि ये अलग तरह का फॉसिल पार्क फॉसिल का पूरा ढेर बनाता है। जो कि पहाड़ी इलाका है और तो इसलिए वहाँ पर जो है ना लोग कम पहुँचे हैं, तो इसलिए वो सुरक्षित है अभी तक पूरी तरीके से। ओके, और ये जो जगह है ना वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य उसके संरक्षण में आता है। और उसकी वजह से क्या है ना, यहाँ पर जो जीवाश्म है और उसके आसपास के जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, वो पूरा एक सुरक्षित रहा है। बहुत ही न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप रहा है, लोग वहाँ बहुत कम गए हैं। तो इसकी वजह से ये अपने प्राकृतिक स्थिति में अभी भी बना हुआ है। ओके,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने मैप के ज़रिए भी चीज़ों को समझा, इम्पॉर्टेंट है ये। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? ये वो स्थल होते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के, जिन्हें किसी देश की सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि भविष्य में इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जो अस्थायी सूची है, उसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है? तो ये टेंटेटिव लिस्ट है, उससे पहले की ये प्रक्रिया है। तो किसी भी जो साइट है ना, किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने से पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना अनिवार्य होता है। तो ये शुरुआती चरण होता है। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, इससे पहले ना मार्च में भी अभी मार्च 2025 में भारत के 6 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। वो ये सब पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट का मामला है। जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, मुदुमल मेगाथी लिक मेनहिरी है तेलंगाना में। इसके अलावा मौर्य मार्गों के साथ अशोक शिलालेख स्थल है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में है। 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा में। उत्तर भारत के में जो गुप्त मंदिर हैं, गुप्तकालीन, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में है। इसके अलावा बुंदेलों के जो महल हैं, किले हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में, ये सब चीज़ें, ठीक है? और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है, वो है कौन-सा? फॉसिल पार्क है वो, ठीक है? फॉसिल पार्क अभी लेटेस्ट वाला जो है वो, ओके? तो और उस सोनभद्र में ही है। तो टोटल जो पूरी लिस्ट है ना, वो अब संख्या हो गई है टेंटेटिव लिस्ट की 63 हो गई है। ओके, उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। तो पीडीएफ में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डेली का जो होता है ना वो फ्री होता है, तो शार्प लर्निंग ऐप पर भी जाके ले सकते हैं पीडीएफ डेली वाला। वीकली, मंथली, क्वार्टरली ये सब जो है ना वो पेड होता है, तो वो मेंबरशिप लेने के बाद लेते हैं। तो ये तो टोटल 63 ये लिस्ट हो गई टेंटेटिव हेरिटेज की। इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे जो अस्थायी सूची है यूनेस्को की, तो वो उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 43 और अस्थायी यानी टेंटेटिव की 63 है। तो अस्थायी जो सूची है, लिस्ट है, उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है? तो ये 43 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन तो बनता है ना? और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में 25 जून से होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं? और पिछले 7 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय मंत्री वहाँ जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? चीन। चीन में ये इस बार का आयोजन है। अभी जो अध्यक्ष है ना एससीओ का यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो चाइना है। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि वो अटेंड करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में। और ये आयोजन 25 से 27 जून तक होने जा रहा है चीन के किगदाओ शहर में। ओके, और इसमें एससीओ के तमाम जो देश हैं उनके रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे। और ख़ास बात है कि किसी भी भारतीय मंत्री के लिए 7 साल बाद चीन का ये दौरा होने जा रहा है। इससे पहले जो चीन में जो भारतीय मंत्री गई थीं, वो थी उस वक़्त की 2018 में जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। ओके, और अब हम लोग देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जा रहे हैं। ये इतना गैप क्यों रहा है? क्योंकि भारत और चीन के बीच में ना पिछले वक़्त में बहुत तनाव रहा है। ओके, तो अभी इस वक़्त भारत और चीन के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश हो रही है दोनों ओर से। तो जो ट्रेड है, इसके लिए यात्रा है, डायलॉग है, ये सब फिर से शुरू हुआ है। तो इस दौरान क्या होगा ना वहाँ पर इस एससीओ की मीटिंग तो होगी, साथ में जो चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, एडमिरल डोंग जून उनका नाम है, तो उनके साथ बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय वार्ता भी होने जा रही है। और इसमें वीज़ा नीति, अ कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके अलावा जो पानी के जो आँकड़े हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है उन सब के, तो उनके आँकड़ों को साझा करना, हवाई संपर्क बहाल करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो चर्चा वहाँ पर होने वाली है। ठीक है? और इतना वक़्त क्यों लग गया चीन तक पहुँचने में किसी भारतीय मंत्री को?
7 साल बाद। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले वक़्त 2020 की बात है, जब भारत में जो यहाँ लद्दाख के 3-4 इलाकों में वहाँ पर तनाव हो गया था बहुत ज़्यादा। और 2 साल तक लंबी बातचीत के बाद फिर दिसंबर 2024 में जो है ना वो बातचीत जो है ना वो आगे बढ़ी थी तनाव के बाद। ओके, तो इसी में ये तय हुआ था कि जो विवादास्पद जो यहाँ तनाव हुए थे, जैसे डेप्सांग प्लेन्स है, आपको मैप के ज़रिए और ज़ूम करके भी दिखा देते हैं। ये दौलत बेग ओल्डी है, डेप्सांग प्लेन्स है, इन सब इलाकों में जो तनाव का माहौल था। दूसरी तरफ आप देखें डेप्सांग प्लेन्स है, यहाँ पर भी सेनाएँ आमने-सामने थी 2020 में। फिर गलवान में तो घटना हुई थी, भिड़ंत हुई थी, उसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, चीन के भी मारे गए थे। हॉट स्प्रिंग जो इलाका है वहाँ पर भी तनाव का माहौल था। और इसके अलावा ये जो पेंगोंग से लेक है, वहाँ पर बिल्कुल आमने-सामने सेनाएँ थी। ठीक है? तो ये सारी तनाव की स्थिति थी, तो उसके बाद फिर अच्छा एक और है डेमचोक भी है, ठीक है? देपसांग डेमचोक, तो फिर सेनाएँ पीछे हटी थीं और अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद फिर तनाव घटा है और मतलब भारतीय जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो वहाँ पर जा रहे हैं। अब देख लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन को, तो ये जो मैप में आप देख रहे हैं ना, जो ब्लिंक हो रहा है, ये सब शंघाई सहयोग संगठन के देश हैं। ओके, तो शंघाई सहयोग सहयोग संगठन जो है ना, वो एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये चीन और रूस के द्वारा स्थापित है। यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। ओके, और ये जो है ना वो पहले शंघाई 5 हुआ करता था, उसका गठन हुआ था 1996 में चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच में। फिर बाद में इसका जो विस्तार किया गया और फिर वो एससीओ के रूप में देखने को आया। अभी टोटल 10 मेंबर हैं इसके, ठीक है? टोटल 10 मेंबर हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कौन-कौन से मेंबर हैं, जैसे कि एक तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान ये वाला हो गया, ये है किर्गिस्तान, यहाँ वाला आप देख रहे हैं। फिर ये वाला जो है ना ये ताजिकिस्तान है, ये हल्का ब्लू कलर में जो दिख रहा होगा आपको। फिर इस तरफ ग्रीन में ये उज़्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और ईरान है। इसके अलावा एक जो है वो ये बेलारूस है। तो ये सारे जो देश हैं वो एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो मैप के ज़रिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है और एससीओ का जो है ना वो अभी जो पलड़ा है वो ईरान की तरफ ज़्यादा है। अभी जो विवाद चल रहा है ना ईरान युद्ध ही कहिए, ईरान यहाँ पर है और ये वाला जो है ना वो इज़राइल है यहाँ पर। ठीक है? दोनों में मिसाइलों की बमबारी चल रही है, मिसाइल उस पर दाग रहे हैं, वो इस पर दाग रहा है। ईरान अभी फ़िलहाल तो भारी पड़ रहा है, देखने में यही लग रहा है। तो अभी पिछले दिनों की बात है जब एससीओ ने एक बयान भी जारी किया था मिल-जुल कर और उसमें कहा था कि जो इज़राइल है मतलब मुख्य तौर पे इज़राइल को उसका कटाक्ष किया गया था और ये कहा गया था कि इज़राइल जो है ना ईरान पर ज़्यादा हमला ना करे, ये गलत बात है। लेकिन उस जो बयान जारी हुआ ना उसमें भारत नहीं था, भारत ने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे इस बयान में। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं और ये मीटिंग होने जा रही है चाइना में, तो महत्वपूर्ण ये बात हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि समर सेल ऑफर चल रहा है अभी इस वक़्त शार्प लर्निंग ऐप पर। तो तमाम जो भी कोर्स हैं चल रहे हैं उन सब पे आधे से भी कम प्राइस कर दिए गए हैं। बस कुछ ही दिनों के लिए ये ऑफर आया है आपके लिए, तो आप जॉइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर जाकर सर्च कीजिएगा शार्प लर्निंग या फिर सन्मय प्रकाश, तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। और इसके ज़रिए अगर करंट फूड्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीएसएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। और आईएसपीसीएस वाला तो यूपीएससी और पीसीएस स्टेट के हैं, उन सब के लेवल का है। तो ये जॉइन कर सकते हैं, इसमें मिलता क्या है पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के और अगले 1 साल तक यानी अभी से आप लेते हैं तो 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता है। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट ये सब कुछ मिलता है और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाते हैं। और पीडीएफ कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है और वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और साथ में जो व जो कंटेंट है ना
उस क्वेश्चन के साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे आपने मैप में देखा सब चीज़ों को, अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं पीडीएफ के ज़रिए ही, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से, ठीक है? तो उस तरह से आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर ये जॉइन कर सकते हैं, अभी छूट चल रही है, ऑफ़र चल रहा है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल का जो नोटिफ़िकेशन आया और बम्पर वैकेंसी है इस बार, तो उसके लिए वीओडी बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में बहुत कम वक़्त है और सीजीएल में पढ़ना बहुत पड़ता है। तो पूरी तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम ने तैयार करके आपको वीओडी बैच रिकॉर्डेड दे दिया है। उसमें शानदार तैयारी आपकी उसके ज़रिए हो जाएगी। स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो सब, और ख़ास बात है कि बहुत मामूली सा प्राइस है, क्योंकि अभी छूट चल रही है, समर ऑफ़र चल रहा है। 71st बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स के लिए चल रहा है बैच। तो इसमें जीएस फाउंडेशन में तो प्री और मेंस दोनों के लिए है ये 71st बीपीएससी के लिए। इसका भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है और तैयारी आपको बहुत ज़रूरी करनी है। तो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, अभी छूट चल रही है ज़बरदस्त। इसके अलावा यूपी पीटी का है, यूपी एसआई का है, यूपी कांस्टेबल है, बिहार पुलिस है, ग्रुप डी रेलवे का है। इसके अलावा भी अभी आने वाले वक़्त में हम लोग जल्दी 2-4 दिनों में एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस के सारे बैच लॉन्च होने वाले हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर आप, ओके? अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ चुका है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोबोटोबी लाकी लाकी जून 2025 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में फैल गई थी? क्या होगा आंसर इसका? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि तमाम फ्लाइट्स को वहाँ रोक दिए गए हैं। उसके आसपास काफ़ी कई किलोमीटर दूर तक भी विमान ना जाएँ उसके आसपास, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक माहौल हो गया है, हालात वहाँ हो गए हैं आसमान में, ठीक है? तो ये इंडोनेशिया के में स्थित है ये ज्वालामुखी, और इस साल तो लगातार अभी हम देख रहे हैं कि तीसरी बार बड़े पैमाने पर फटा है। तो अभी 17 जून को जोरदार विस्फोट हुआ, 18 जून को भी हुआ है, और इसका धुआं और राख आसमान में 11 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया है। एक बार मैप के ज़रिए आप देखते हैं हम इस चीज़ को। प्यारा भारत है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर कलरफुल, ये है क्या? इंडोनेशिया, ठीक है? तो उसी में जो फ्लोरेंस द्वीप है, ये यहाँ पर स्थित है ये द्वीप। उसी पर ये जुड़वा ज्वालामुखी है, लोबोटोबी लाकी-लाकी, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ामिनेशंस के लिए, ठीक है? तो इसके ये जो ज्वालामुखी फट गया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो जो एरियल मैप का आप वीडियो देख रहे हैं 3D एनिमेशन के ज़रिए, लेकिन अभी हालात जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस वक़्त। अगर हम देखेंगे इस तरह का, जैसे मशरूम होता है ना, ऐसा ही दिख रहा है, और ये 150 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है इस वक़्त, ठीक है? तो महत्वपूर्ण बात है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, तो फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है ये, ओके? और यहाँ पर वार्निंग जारी कर दी गई है। ज्वालामुखी के 8 किलोमीटर तक के इलाके को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। लोगों को हटाया जा रहा है वहाँ से। राख, छोटे पत्थर ये सब गिर रहे हैं। मलबा एकदम उछल-उछल कर गाँवों में गिर रहा है वहाँ पर। ठीक है? तो राहत शिविर भी बनाए गए हैं वहाँ पर, और तो ये ज्वालामुखी काफ़ी मतलब भयानक स्थिति में है। अभी इस वक़्त मार्च में भी पिछली बार फटा था, जनवरी में भी फट चुका है। उससे पहले 2024 की बात करेंगे तो नवंबर में फटा था। उससे पहले मतलब कई बार लगातार फट रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में ये ज्वालामुखी, इसी एग्ज़ामिनेशंस के लिए ये महत्वपूर्ण है। ओके? देखिए, इंडोनेशिया में ना सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वैसे तो दुनिया भर में 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव हैं दुनिया भर में। लेकिन सबसे ज़्यादा 130 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, कितने? 130 सक्रिय ज्वालामुखी है जो वक़्त-वक़्त पे फटते रहते हैं, और ये लाकी-लाकी जो लोबोटोबी लाकी-लाकी जो ज्वालामुखी है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। कई सारे ज्वालामुखी हैं जो पिछले 1, 2, 3, 4 सालों में बहुत ज़्यादा फटे हैं, जैसे एक तो लाकी-लाकी है, इसके अलावा क्राकटाऊ, मेरापी, कारांगेटांग, सेमेरू, इबो, डिकोनो, ये सब चर्चा में रहा है। क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज्वालामुखी है? देखिए, इंडोनेशिया जो है ना, वो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया का है। तो ये
जो है ना ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर बसा हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा भौगोलिक और भूगर्भीय गतिविधि होती है। तो इंडोनेशिया जिस जगह पर है ना यहाँ पर, वहाँ पर जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है वो दक्षिण की ओर खिसक रही है, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही है। फिलीपींस प्लेट जो है ना वो पश्चिम की तरफ जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। ज्वालामुखी क्या है और कैसे फटता है? ज्वालामुखी मतलब कि एक तरह से कहें पृथ्वी की सतह में जो सतह से नीचे जो गर्म तरल है या अर्ध तरल चट्टान है, उसका निकलना है। ठीक है? ज्वालामुखी राख, गैस ये सब बाहर निकलती है। तो आसान शब्दों में अगर कहें तो ज्वालामुखी जो है ना वो पृथ्वी की सतह में उस उपस्थित एक दरार या छिद्र या वेंट कहिए, जिसके माध्यम से पृथ्वी की जो आंतरिक भाग से लावा है, राख है, पिघली चट्टानें हैं, गैसें हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात रही। अच्छा, हम जो अभी चर्चा कर रहे थे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो वो टकरा रही हैं। ठीक है? एक समय ऐसा था अरबों साल पहले, जब सारी की सारी जो ये भूस्थल ज़्यादातर देख रहे हैं वो एक ही साथ, तो उसको पैंजिया कहा जाता था। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलग हुए टेक्टोनिक प्लेट के साथ, और जैसे ये इंडियन प्लेट जो है ना वो ये यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, और उसकी वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है? ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ पर टक्कर हुए, और फिर जैसे ये तो उच ऊपर उठ गया और ये पूरा का पूरा इलाका हिमालय क्षेत्र बन गया। इस तरह से दूसरे क्षेत्रों में अगर हम कहेंगे, तो वहाँ भी पहाड़ी इलाके ऊँचाई हुए, और फिर वहाँ ज्वालामुखी वगैरह के अब यहाँ पर विंट ज़्यादा रह गया, वेंट छिद्र, तो यहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा फट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये इंडियन प्लेट अभी भी टक्कर मार रही है उधर ऊपर में, तो यहाँ पर जो है भूकंपीय गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। ये यहाँ इस इलाके में कई बार भूकंप इस क्षेत्र में आते रहते हैं। हालाँकि ज्वालामुखी की स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि ऊँचाई पे उठ रहा है। यहाँ पर ज़रूर है ज्वालामुखी की स्थिति, और भूकंप के क्षेत्र इस क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये ज्वालामुखी जो है ना बाहर फटता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने समझा। अच्छा, ज्वालामुखी फटने से क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे एक तो भूकंपीय गतिविधि होती है। ज्वालामुखी लावा जो बाहर निकलता है, तो ज़मीन में दरारें पड़ सकती हैं, वहाँ पर आबादी इलाके में। जलवायु पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है? मौसम के पैटर्न को बाधित करता है, क्योंकि वो गर्म गैसें जो है ना वो निकलती हैं। ओके? इसके अलावा अ, उसकी राख जो है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक होता है। उसके जो कण हैं वो, ओके? तो ये सब चीज़ें इंडोनेशिया में ये देखने को मिला है। तो इंडोनेशिया का जो हम लोगों ने मैप देखा ही आपको बताया ही मैंने। एक और मैप के ज़रिए भी देख लीजिए। हाँ, इंडोनेशिया, और यहाँ की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और जो प्रस्तावित राजधानी है वो क्या है? नूसंतारा है, जो उसका निर्माण चल रहा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांटो हैं। मुद्रा यहाँ पर कौन-सी चलती है, करेंसी? तो इंडोनेशियन रुपया। क्या है? रुपया नहीं, रुपया। ठीक है? आबादी करीब 28 करोड़ के आसपास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 जून को, और इस बार की थीम क्या है? प्रवासी आशा के मिशनरी। ये है इस बार की थीम, और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है शरणार्थी ये दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ एयर एक्सरसाइज आयोजित किया गया? तो यूएसए, भारत और अमेरिका के बीच में। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, और ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है? तो भारत में ये आयोजन इस बार हुआ है 28 मई से 10 जून तक, और ये कहाँ पर? तो बागपत में, जो चांदी नगर है वहीं पर। बागपत, उत्तर प्रदेश में ये आयोजन किया गया है इस बार। ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसकी जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2025 की, हिंदी में कहेंगे वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक, तो उसमें भारत की रैंक क्या है? आंसर होगा 71। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है
उसमें। ज़्यादातर कंटेंट मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का बिज़नेस लाइन, इन सब से लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में यहीं से ज़्यादातर प्रश्न टकराते हैं। और ख़ास तौर पे यूपीएससी में तो वहाँ है, द हिंदू पढ़ना ही है आपको, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं। तो सारा समरी आपको मैं करंट अफेयर्स के ज़रिए प्रदान करता हूँ। ठीक है? तो ये डब्ल्यूईएफ की ये इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स है। अब ये क्या मतलब हुआ? एनर्जी ट्रांज़िशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? या हिंदी में कहेंगे ऊर्जा बदलाव का क्या मतलब हुआ? कि देखिए कि पिछले काफ़ी वक़्त से जो फॉसिल फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, ठीक है? प्रदूषण बढ़ता है। तो उन एनर्जी के जो वो स्रोत हैं, तो उसके बदले हम बदलाव क्या कर रहे हैं? यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो बदल रहे हैं, जैसे पवन चक्की के ज़रिए जो बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, आपको सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो हो गया। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके ज़रिए जो हम लोग ले रहे हैं, तो हम कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, इसी का ये सूचकांक है। और भारत की रैंकिंग इस बार जो आई है, वो 71 आई है 118 देशों में। अच्छा, इससे पहले पिछली बार 2024 में भारत की रैंकिंग 63 थी। इस बार जो है वो खराब स्थिति हुई है, 71 पर आ गई है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनमें भारत और चीन विशेष तौर पर जो ऊर्जा तक बढ़ने और ग्रीन एनर्जी की ओर जो बढ़ने में बदलाव, उसने काफ़ी कुछ सुधार किया है। ठीक है। तो अगर हम देखें इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में जो टॉप 5 देश कौन-कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट आप देख रहे हैं। नंबर 1 पर स्वीडन है, सेकंड पर फ़िनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे नॉर्वे है, फिफ्थ पे स्विट्ज़रलैंड है। तो ये टॉप 5 हो गए। इसके बाद जैसे 6 पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, ये यूरोपीय देश है, ध्यान रखिएगा। फिर लातविया है, फिर 8th पर नीदरलैंड्स है, 9th पे जर्मनी है और 10th पे पुर्तगाल है ये, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम देखें कि सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो वो है कांगो, ओके? अच्छा, पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो चीन वो 12वें स्थान पे है, पाकिस्तान 110वें 101वें स्थान पे है, ठीक है? और सबसे बड़ी जो इकॉनमी है अमेरिका, वो 17वें स्थान पर है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी जो आपने जाना। और भारत बहुत तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था में, अपने पूरे पर्यावरण में और अपनी जो ज़रूरत है उद्योगों में, ऊर्जा की ज़रूरतों में, इन सब में ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्टिंग कर रहा है। लेकिन अभी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी देश भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भारत की रैंकिंग जो है ना, वो गिर गई है। हम लोग इस बार देख रहे हैं कितना, तो 71 रैंक पर इस बार 2025 की रैंकिंग में जो देखा गया है वो है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा आपका, ये आ गया। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य की जगह तीसरी भाषा की तरह पढ़ाने के लिए संशोधित आदेश जारी किया? आंसर होगा महाराष्ट्र। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी काफ़ी बवाल हुआ था। हुआ यूँ कि अभी 1 आध महीने पहले की बात है, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है कि इसने हिंदी को जो अनिवार्य तीसरी भाषा कर दिया था, महाराष्ट्र ने, कि हिंदी तो तमाम जो स्कूल हैं, उनके बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वहाँ पर बिल्कुल तनाव हो गया, विरोध हुआ, पार्टियों ने भी विरोध कर दिया, कई सारी पार्टियों ने, और उसके बाद फिर वो फैसला वापस ले लिया था। आपको बता दूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, तो उसको यहाँ पर उसी के तहत जो ना महाराष्ट्र में स्कूलों में कक्षा क्लास 1 से 5 तक मराठी, इंग्लिश और साथ में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था। विवाद हुआ और उसके बाद फिर वापस ले लिया। ये विवाद इस तरह का कई राज्यों में हुआ, जैसे दक्षिण के राज्यों में, आपको तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, इन सब राज्यों में भी विरोध हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र जो है, चूँकि बीजेपी की सरकार है, तो उसने लागू तो कर दिया था, लेकिन फिर उसने अब कह दिया कि नहीं, नहीं, ऐसा करते हैं हम कि तीसरी जो भाषा है वो अनिवार्य की जगह इसको
मतलब इसको अनिवार्य नहीं रखा जाएगा, चाहे तो पढ़े बच्चे, चाहे तो ना पढ़े। ये एक चर्चित मामला रहा है। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल हैं वहाँ के सीपी राधाकृष्णन। राजधानी कौन-सी है? तो मुंबई है राजधानी, साथ में एक नागपुर भी है, जो कि शीतकालीन राजधानी है, नागपुर। ओके? और मुंबई तो है ही राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों में जून से अक्टूबर 2025 के लिए भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? आंसर क्या होगा? सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, हैती और फिलिस्तीन। तो ये जो देश हैं 5, वहाँ पर ख बहुत स्थिति खराब है। उनमें से 3 की तो और ज़्यादा खराब स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये जो रिपोर्ट है आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है 16 जून को। किसके द्वारा? एफएओ के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसी की ओर से जारी किया गया है। ओके, और इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब डब्ल्यूएफए और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। ठीक है, तो इसमें ये जो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, रिपोर्ट में कुछ मैप भी दिया गया है। उसमें जो बेहद डार्क कलर में जो दिख रहा है ना आपको, जैसे ये वाला सूडान हो गया, ये साउथ सूडान हो गया, ठीक है? आप ये देखिए, ये वाला जो है हिस्सा, ये माली हो गया। 1, 2, 3 देश हो गए। आप ये हैती हो गया यहाँ पर। ये हैती जो है ना, वो कैरिबियन कंट्री है। ओके? अ, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पैलेस्टीन यानी फ़िलिस्तीन के बारे में। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5 हैं, जिन पर मैंने टिक किया है, ये सब यहाँ पर भुखमरी यानी भूख, यानी वहाँ खाने का सामान की इतनी किल्लत है कि लोग मरने के कगार पर आ गए हैं यहाँ पर। और इनमें जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं, खराब हालात है, वो ये सूडान, दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान, इसके अलावा जो माली है, ये वाला है हिस्सा, यहाँ सबसे ज़्यादा खराब है। और चेतावनी दी गई है कि अगर तत्काल कोई मानवीय कार्रवाई नहीं की गई, वहाँ मदद नहीं पहुँचाई गई और वहाँ जो संघर्ष चल रहा है अ, उसको रोका नहीं गया, तो फिर यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों की मौत, अकाल मौत हो जाएगी भूख की वजह से। इसके अलावा भी कहा गया है कि अच्छा, पहले बता दें कि इन देशों में क्यों है इतनी स्थिति? इन 5 देशों में भूख की स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्योंकि ये तनावपूर्ण स्थिति रही है यहाँ पर। हम आगे मैप के ज़रिए बताएँगे। उससे पहले बताऊँ कि इस पाँचों के अलावा 13, टोटल 13 ऐसे देश हैं, मतलब 5 के साथ-साथ, जहाँ पर गंभीर जो है ना, वो खाद्य असुरक्षा बना हुआ है। उसमें हमारा एक पड़ोसी देश है, ये म्यांमार, यहाँ भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ की सरकार, सैन्य तख्तापलट हुआ था और उसके बाद से जनता और सेना दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो यहाँ अलग ही तरह का एक संकट, भूख की संकट हो गया। इसके अलावा भी है दूसरे अलग-अलग देशों में, जैसे डीआरसी कांगो में वहाँ भी भूख की स्थिति अच्छी खासी है। ये चाड हो गया, इधर बुर्किना फासो हो गया, ठीक है? इधर सोमालिया हो गया। तो इन यमन में भी बुरी स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। तो ये स्थिति टोटल जो तनावपूर्ण है ये, ठीक है? तो ये रिपोर्ट आई है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं तमाम देशों को अगर हम, तो ये सूडान हो गया। यहाँ की राजधानी क्या है? खार्तूम। यहाँ अंतरिम राष्ट्रपति हैं और वहाँ का सेनाध्यक्ष जो है वो अब्देल फ़त्ताह अल-बुरहान। मुद्रा यहाँ पर चलती है सूडानी पाउंड। तो यहाँ सैन्य तख्तापलट हो चुका था और इतना ज़्यादा भीषण आंतरिक तौर पर लड़ाई चल रही है कि वहाँ जो है ना, अर्थव्यवस्था और जो भोजन की चीज़ें, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। ऐसा ही कुछ हाल इधर साउथ सूडान, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी राजधानी है जुबा और राष्ट्रपति हैं कि सल्वा किर मायारदित। मुद्रा यहाँ पर चलती है साउथ सूडानी पाउंड, ठीक है? तो यहाँ भी स्थिति बहुत आंतरिक तौर पर जो खराब हालात है, उसकी वजह से स्थिति खराब है। अब आगे चलते हैं, माली को देख लेते हैं। माली, ये यहाँ पर है अफ्रीका में ये। यहाँ भी सैन्य तख्तापलट हुआ, फिर अभी अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं असीमी गोइता। माली की जो राजधानी है वो है बामाको, यहाँ पर मुद्रा चलती है सीएफए फ्रैंक, ठीक है? अब हैती को भी देख लेते हैं, जो हैती है,
प्यारा भारत है। और हैती चलेंगे हम कहाँ पर? कैरिबियन कंट्री हम कहेंगे उसको। तो ये देखिए आप, हैती जो है ना वो यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर, ये वाला जो आप देख रहे हैं। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, और यहाँ भी राजनीतिक अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, उसके चेयरमैन हैं फ्रिट्ज जीन, प्राइम मिनिस्टर हैं एलेक्स डिडियर। यहाँ पर मुद्रा चलती है गॉर्डे गॉर्डे। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उस देश के हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे, जो हम लोग देख रहे हैं। एक और देश है, कौन सा? फिलिस्तीन। वहाँ भी चलते हैं फिलिस्तीन की ओर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इज़राइल और फिलिस्तीन एक साथ मैप में देख रहे हैं आप। और उसमें जो रेड कलर का देख रहे हैं वो इज़राइल हो गया, और ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो फिलिस्तीन हो गया, जिसमें ये गाज़ा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक कहते हैं इसको, दोनों को मिला लेंगे तो फिलिस्तीन है। लेकिन यहाँ फिलिस्तीन पर क्या है? इज़राइल का एक तरह से शासन है। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ राष्ट्रपति तो हैं लेकिन बस नाम के हैं, महमूद अब्बास। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है, मोहम्मद मुस्ताफ। यहाँ पर मुद्रा चलती है, मिस्री पाउंड भी चलती है, इज़राइली जो न्यू शेकेल है, इसके अलावा जॉर्डियन दिनार, ये सब भी चलती है। लेकिन यहाँ चूँकि राजनीतिक तौर पे बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि इज़राइल की ही सेना यहाँ पर पूरा कमांड करती है। कहने को बस ये फ़िलिस्तीन है, लेकिन पूरे इलाके पर इज़राइल के मर्ज़ी के अलावा, वहाँ की सेना की मर्ज़ी के अलावा कुछ होता नहीं है। इसलिए इसकी भी बहुत हालात ख़राब देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी तो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, और उसमें तेल अवीव, हाइफ़ा जो शहर है वहाँ मिसाइल गिर रहे हैं लगातार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे आप, क्योंकि कंटेंट इतने पर बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार की जो थीम है वो है 11th जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसको। क्यों मनाया जाता है 21 जून को ही? क्योंकि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है ना उसका सबसे लंबा दिन होता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो भारत ने इस दिन के लिए प्रस्ताव रखा था 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, कि इंटरनेशनल योगा डे जो है ना वो तय कर दिया जाए। फिर 2015 से दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका भी आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। देखिए, वर्ष में ना 2 संक्रांति होते हैं। एक तो ग्रीष्म संक्रांति होता है जो कि 12 जून को होता है, और दूसरा शीतकालीन संक्रांति होता है, वो 21 या 22 दिसंबर को होता है। जो मकर संक्रांति कहते हैं ना 14 जनवरी को, एक्चुअल में वो अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो संक्रांति नहीं होता है। मतलब अ, एक्चुअल में जो होता है वो वो होता है 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, धार्मिक तौर पर वो संक्रांति दिवस मनाते हैं हम लोग 14 जनवरी के आसपास, हिंदू जो धार्मिक परंपरा है उसके तहत। लेकिन ये 2 है संक्रांति, एक तो 12 जून को जिसमें क्या होता है, दिन सबसे लंबा होता है, बहुत लंबा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वो जो दिन है वो सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। जैसे दिल्ली में अगर बात करेंगे तो दिल्ली में दिन जो है ना वो 14 घंटे का होता है, ये जून 12 जून को। दूसरी ओर सर्दियों में क्या जो संक्रांति होती है, तो शीतकालीन संक्रांति के तौर पर कहेंगे, तो उस दिन क्या होता है कि दिन जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है। पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है, ये 21-22 दिसंबर के आसपास होता है ये। ओके, तो ये आप चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस पे चल रही है और जो घूमती है, तो एक बार उत्तर में जो है वो घूमती है इस तरफ, और फिर ये दक्षिण के इलाके में ज़्यादा धूप होती है, ठीक है, सर्दी में। तो इसलिए ये मौसम का चक्र हम लोग देखते हैं, सर्दी, गर्मी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। और हाँ, फिर से बताऊँ, समर सेल चल रहा है, छूट चल रही है। लाभ आप ज़रूर उठाइए शार्प लर्निंग ऐप पर। हमारी पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है तमाम कोर्सेज़ के लिए, तो जॉइन कर सकते हैं आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
जो संडे को वीडियो आता है वो वीकली आता है, तो वीकली वाला भी लेटेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा संडे को ही आपको मंथली भी हम दे देंगे, जो मंथली अप्रैल का है और मई का भी मंथली आपको मिल जाएगा। ओके, करंट फूड का वीडियो। बाय।